जय हिंद दोस्तों। मैं नवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं निर्माण आईएएस मध्य प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एमपी पीसीएस में आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपदा प्रबंधन के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय नहीं बर्बाद करते हुए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। आपदा आपदा को अंग्रेजी में डिजास्टर कहा जाता है और इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है फ्रेंच शब्द डिजास्ट्रे से हुई है। और ये जो फ्रेंच शब्द डिजास्ट्रे है वो दो शब्दों डीईएस तथा एस्ट्रे ASTRE से मिलकर बना है। ठीक। डेस का अर्थ यानी डीईएस का अर्थ होता है अशुभ। डीईएस का अर्थ होता है अशुभ तथा एस्ट्रे एस्ट्रे का अर्थ होता है सितारा। यानी कुल मिलाकर अगर इसका अर्थ देखा जाए तो डिजास्टर का अर्थ हुआ अशुभ सितारा। ठीक। ध्यान रखिएगा, द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने भारत में द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में आपदा को डिजास्टर को संकट यानी क्राइसिस शब्द से संबोधित किया है। यानी आपदा के लिए क्राइसिस शब्द, डिजास्टर के लिए क्राइसिस शब्द का इस्तेमाल किया है द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कहा गया है कि, ध्यान से सुनिएगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कहा गया है कि आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र में हुए विध्वंस, अनिष्ट, विपत्ति या बहुत गंभीर घटना से है जो कि प्राकृतिक या मानवीय कारणों से अथवा दुर्घटनावश अथवा लापरवाही से घटित होती है, जिसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में मानव जीवन की हानि होती है या मानव जीवन उससे पीड़ित होता है, या संपत्ति की हानि होती है, या पर्यावरण का भारी मात्रा में क्षरण होता है। ये कहता है आपदा प्रबंधन अधिनियम आपदा के बारे में कि आपदा क्या है। ठीक। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ आपदा को किस प्रकार से डिफाइन करता है, ये सुन लीजिए। ऐसी घटनाएं जो अचानक होती हैं, ठीक, ऐसी घटनाएं जो अचानक होती हैं अथवा ऐसे बड़े दुर्भाग्य जो मनुष्य के आधारभूत ढांचे, चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे कुछ भी हो, मनुष्य के आधारभूत ढांचे और समुदाय यानी समाज को समानतः समाज के सामान्य क्रियाकलाप को खराब करती हैं, उसमें विघ्न डालती हैं, आपदा कहलाती हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि ऐसी घटनाएं जो अचानक आती हैं, उससे ऐसे बड़े क्षेत्र में दुर्भाग्य उत्पन्न होता है कि मानव का आधारभूत ढांचा खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, साथ ही समुदाय के सामान्य क्रियाकलाप पर विघ्न पड़ता है, समस्याएं आती हैं, आपदा कहलाती हैं। बात क्लियर। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन आपदा के बारे में क्या कहता है कि आपदा क्या है, ध्यान से सुनिए। आपदा एक ऐसी घटना है जिससे माल का नुकसान, आर्थिक विनाश, मानव जीवन की हानि, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का बड़े पैमाने पर ह्रास होता है, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र से बाहर, यानी जिस क्षेत्र में आपदा आई है उस क्षेत्र से बाहर रहने वाले लोग प्रभावित लोगों की सेवा में खड़े हो जाते हैं, उसे आपदा कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो आप तीन चीजों को देखें। एक तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आपदा क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आपदा क्या है। और कुल मिला के आप ये समझ लिए कि जब अचानक मानव जीवन पर बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, जिसमें मानव जीवन की हानि होती है, आधारभूत संरचनाओं की हानि होती है, पर्यावरण की हानि होती है, जानवरों की हानि होती है, तब उसे आप क्या कहते हो, आपदा कहते हो। ठीक। अब देखिए, आपदा को स्पष्ट करने के लिए चरम घटना, प्रकोप और आपदा के बीच तकनीकी अंतर है। इसका मतलब यह हुआ कि चरम घटना एक अलग चीज है, प्रकोप एक अलग चीज है और आपदा एक अलग चीज है। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। क्या होता है चरम घटना या एक्सट्रीम इवेंट। देखिए, प्राकृतिक अथवा मानव जनित कारणों से उत्पन्न होने वाली वे घटनाएं जो कभी कभी घटित होती हैं, ऐसा नहीं रोज घटित हो रहा है, जो कभी कभी घटित होती है, तथा प्राकृतिक प्रक्रियाओं
को तेज कर मानव समाज के लिए संकट उत्पन्न कर देती है, वो चरम घटनाएं कहलाती हैं। बात क्लियर? जैसे कि भूकंप, बाढ़, नाभिकीय विस्फोट, रसायनों का रिसाव, ये सब क्या है? चरम घटनाएं हैं। अब देखते हैं प्रकोप क्या है। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक अथवा मानव जनित कारणों से उत्पन्न वे चरम घटनाएं प्रकोप कहलाती हैं। यानी वे चरम घटनाएं प्रकोप कहलाती हैं जो किसी भी तंत्र की सहन शक्ति को समाप्त कर देती हैं। ठीक, यानी हर तंत्र के एक सहने की शक्ति होती है। जैसे इस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सीमा को सहने की शक्ति, हम लोग जो जी रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की सीमा को सहने की एक शक्ति है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड उस सीमा से अधिक हो गया तो हमारा जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो यही बात कह रही है कि चरम घटना तब प्रकोप बन जाती है जबकि किसी भी तंत्र की सहन शक्ति समाप्त कर देती है, वो उसकी वजह से सहन शक्ति समाप्त हो जाती है। अब बात आती है आपदा फिर क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपदा डिजास्टर क्या होता है? आपदाएं पर्यावरणीय प्रकोपों का परिणाम होती हैं। प्रकोप मानव आवासीय क्षेत्र में आ जाता है तब यह आपदा का रूप ले लेता है। कुल मिला के चरम या प्रकोप जब तक मानव आवासीय क्षेत्र में नहीं आता है, मानव के ऊपर प्रभाव नहीं डालता है, तब तक वो आपदा नहीं है। आप यूं समझिए, अगर भूकंप अंटार्कटिका पे आए जहां कोई नहीं रहता तो वो आपदा नहीं है। जब तक मानव जीवन प्रभावित नहीं होगा वो आपदा नहीं कही जाएगी। बात क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, सभी प्रकार की चरम घटनाएं प्रकोप होती हैं। सभी प्रकार की चरम घटनाएं प्रकोप हो सकती हैं, क्योंकि जब चरम घटनाएं किसी भी तंत्र की सहन शक्ति को खत्म करती हैं तो वो प्रकोप बन जाती है। तो सभी प्रकार की चरम घटनाएं प्रकोप हो सकती हैं, परंतु सभी प्रकोप आपदा नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकोप चरम घटना एवं आपदा के मध्य की स्थिति है। अब ध्यान रखिए, जब प्रकोप रिहायशी क्षेत्रों में आते हैं तो वे आपदा यानी डिजास्टर बन जाते हैं। यानी प्रकोप जब रिहायशी इलाकों में आएगा, जहां मानव निवास करता है, वहां आएगा, तब तो वो आपदा बन जाएगा। अन्यथा ये निर्जन मानव रहित क्षेत्रों में मात्र चरम घटना बनकर ही रह जाते हैं। जहां कोई रहता ही नहीं है वो क्या है? वो प्रकोप चरम घटना ही रह जाता है, आपदा नहीं बनता है। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपदा के प्रकार। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर आपदा को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाइड किया गया है। ठीक, एक प्राकृतिक आपदाएं और दूसरा मानव जनित आपदाएं। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। अब बात आती है प्राकृतिक आपदा क्या होती है। ध्यान रखिएगा, मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक जन्य प्रकोप, मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्रकृतिजन्य प्रकोप को ही प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे कि भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, चक्रवात, सुनामी इत्यादि। ठीक, तो अगर प्रकोप प्रकृति से उत्पन्न हुआ है जिससे मानव प्रभावित हुआ है, उसे आप क्या कहोगे? प्रकृतिजन्य आपदा। दूसरा है मानव जनित आपदा। सिंपल सी बात है, मानव जनित आपदा क्या है? मानव जनित आपदा ऐसी आपदा होती है जिनके लिए सीधे तौर पर मानव जिम्मेदार होता है। यानी मानव जनित आपदाएं मानव की क्रियाकलापों के फलस्वरूप ही आती हैं, या वो प्राकृतिक आपदाओं की इंटेंसिटी में, तीव्रता में वृद्धि कर देती हैं। बात क्लियर? अब इसमें देखिए बाढ़। अब आप कहोगे कि बाढ़ तो भाई प्राकृतिक जनित आपदा है, लेकिन केरल में जो आई हुई बाढ़ है वो डैम खोले जाने की वजह से बाढ़ आई। अगर वो डैम नहीं होता और डैम का दरवाजा नहीं खोला जाता तो शायद केरल में बाढ़ इस भयानक रूप में नहीं आती। ठीक, सूखा, आप पेड़ काट देते हो, हर जगह जहाँ पेड़ लगे हैं जंगल है, आप जंगल को काट दोगे तो बारिश की संभावना कम हो जाएंगी, और बारिश की संभावना कम होगी तो सूखा पड़ेगा। मृदा अपरदन, ठीक, इसके अलावा मृदा निम्नीकरण, मरुस्थलीकरण,
आज के लिए भी किसी न किसी रूप में मानव ही जिम्मेदार है। इसके बारे में आप ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ते होंगे, इसलिए यहाँ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। भारत में आपदा का संक्षिप्त परिचय, अब देखते हैं इस पार्ट को। भारत में आपदा का संक्षिप्त परिचय देखिए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा शमन रणनीति, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा शमन रणनीति के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के मामले में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। ये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा शमन रणनीति कहती है। ठीक, भारत के भूभाग का लगभग 59% भाग, 59% भाग भूकंप संभावित क्षेत्र है, यानी 100 में लगभग 60%। ठीक, ये कहता है भारत सरकार का गृह मंत्रालय, जो कि रिपोर्ट आई थी 2017 में। देश के 68% भाग पर, देश के 68% भाग पर में कभी हल्के तो कभी भीषण सूखा पड़ता है। ठीक, यानी 68% भाग भारत का ऐसा है जो सूखा प्रभावित है। 38% क्षेत्र में 750 से 1125 मिलीमीटर वर्षा होती है। और गड़बड़ी, 33% क्षेत्र में 750 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यानी आप देख रहे हो कि अगर हम दो ही आपदा को ले लें, भूकंप और सूखे को, तो लगभग पूरा भारत चपेट में आ गया। यही तो कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर आपदा के मामले में। ठीक, आगे देखिए, भारत के 7500 किलोमीटर लंबे तटवर्ती क्षेत्र का लगभग 71% भाग चक्रवात के प्रति संवेदनशील है। ठीक, भारत का जो तटीय क्षेत्र है, अगर हम भारत के तटीय क्षेत्र की बात करें तो 7516 किलोमीटर है। तो यहाँ राउंड फिगर में लिख दिया गया है 7500 किलोमीटर, जो लंबा गुजरात से लेके पश्चिमी बंगाल तक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ये सब तटवर्ती क्षेत्रों में आएंगे। अब इसका भी 71% क्षेत्र ऐसा है जो चक्रवात से प्रभावित होता है। ठीक, आगे देखते हैं। भारत में राज्यों में आपदा के जोखिम की विस्तृत रूपरेखा दर्शाने के लिए वल्नरेबिलिटी एटलस, जिसे भवन निर्माण सामग्री प्रौद्योगिकी संवर्धन केंद्र द्वारा तैयार किया गया है और इसे 1997 में सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया। तो वल्नरेबिलिटी एटलस जो है, आपदा के जोखिम को, विस्तृत जोखिम का जो एक मानचित्र तैयार किया गया है, वो भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन केंद्र द्वारा तैयार किया गया है, जिसे 1997 में प्रकाशित किया जा चुका है। आप चाहो तो नेट पे सर्च करके इसे देख सकते हो। अब बात आती है भारत में बाढ़। ठीक, भारत में बाढ़ देखिए, भारत में आपदा प्रबंधन की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित है। भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र, लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दृष्टिकोण से भारत को 5 प्रमुख खंडों में बांटा गया है। एक तो पूर्वी खंड, पश्चिमी खंड, उत्तरी खंड, दक्षिणी खंड एवं मध्यवर्ती खंड। तो इन 5 भागों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हिसाब से बांटा गया है। तीव्रता एवं भयावहता की स्थिति, तीव्रता एवं भयावहता के दृष्टिकोण से पूर्वी खंड, यानी तीव्रता के हिसाब से भयावह स्थिति के दृष्टिकोण से पूर्वी खंड, जो पश्चिम में घाघरा नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला है, बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। ठीक, तो आप जानते हो गंगा नदी बेसिन और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, और गंगा नदी बेसिन में एक गंगा नदी की सहायक नदी है घाघरा नदी, और घाघरा नदी से लेकर पश्चिमी सीमा है घाघरा नदी, तो घाघरा नदी से लेकर पूरे ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा जो बेसिन है वो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। 1954 में उत्तर भारत में भीषण बाढ़ के बाद, 1954 में भीषण बाढ़ आई थी उत्तर भारत में, तो
उसके बाद 1954 में ही राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया गया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1954 में। ठीक, ध्यान रखिए, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग भी ये कहता है कि भारत का लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। ठीक, देश की गंगा, ठीक, गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल मुख्यतः, ब्रह्मपुत्र जो कि असम में मुख्यतः, बैतरणी, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा आदि नदी बेसिन सर्वाधिक बाढ़ से ग्रस्त हैं। तो गंगा नदी बेसिन का मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ब्रह्मपुत्रा बेसिन का मुख्यतः असम, उसके बाद बैतरणी, ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा नदी बेसिन का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र है। अब बात आती है बेसिन क्या होता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी नदी जितने क्षेत्र का पानी, वर्षा का जल अपने साथ ले जाती है उसे ही क्या कहा जाता है, नदी बेसिन कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। एक फैक्ट छूट गया, उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश 33%, ध्यान रखिएगा, बिहार 27%, पंजाब और हरियाणा 15% सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य हैं। यानी पूरे भारत में सबसे अधिक अगर कहीं बाढ़ आती है तो वो है उत्तर प्रदेश। पूरे देश का 33% बाढ़ उत्तर प्रदेश में ही आता है। ठीक, देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, अब एक एक करके देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, बेसिन के बारे में भी बताया, बेसिन क्या होता है। तो यह देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, जहां देश की 60% बाढ़ आती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन ही ऐसा है जहां पूरे देश का 60% बाढ़ यही आता, बाकी 40% जो बचा बाकी पूरे देश में। इसमें असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्य शामिल हैं। तो पहले ही बता चुका हूं मैं। अब ध्यान रखिएगा ढाल, क्योंकि ढाल यहां से अगर आप देखोगे तो पर्वतों से ढाल नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ है। गंगा नदी बेसिन का ढाल देखोगे तो आप देखते हो उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक, तो इसलिए गंगा नदी का ये जो ढाल है, या ब्रह्मपुत्रा नदी का ढाल देखोगे तो वो भी ढाल है। तो पहला कारण इसका बनता है ढाल। दूसरा निर्वनीकरण, ध्यान रखिए जब जंगलों को काटोगे तो नदी के जल का जो बाढ़ है, प्रवाह है उस जल का, वो तेज हो जाएगा और ज्यादा एरिया को कवर कर लेगा। तो निर्वनीकरण। नदी तल का अवसादन, नदी तल में सिल्ट यानी अवसाद जमा होना, नदी के बेस तल में अवसाद जमा होना, जिसकी वजह से नदी छिछली हो जाती है और जब पानी बढ़ता है तो वो नदी के दोनों किनारों से बाहर निकल आता है। तो नदी का अवसादीकरण। मानव हस्तक्षेप, डैम वैम बनाना, भाई डैम बनाओगे डैम भर जाएगा, मजबूरी में डैम का गेट खोलना पड़ेगा और बाढ़ लाएगा। अगला है मध्यवर्ती और प्रायद्वीपीय क्षेत्र, मध्यवर्ती एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इसमें कौन कौन से भाग आते हैं, तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु का डेल्टा मध्यवर्ती एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पूर्वी तथा पश्चिमी तट पर चक्रवाती बाढ़ आती हैं। तो चक्रवात के फलस्वरूप होने वाली बारिश के कारण पूर्वी और पश्चिमी तट पर बाढ़ आ जाती है। ठीक, हैवी रेनफॉल होता है चक्रवात में, इसलिए वहां बाढ़ आ जाती है। अब राजस्थान क्षेत्र देखते हैं। राजस्थान की शुष्क जलवायु एवं रेतीली भूमि के कारण प्रवाह मार्ग अविकसित होता है, और जब प्रवाह मार्ग अविकसित होगा, बारिश होगी तो जल इकट्ठा हो जाता है और फिर वो बाढ़ का रूप ले लेता है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण यहाँ पे राजस्थान के क्षेत्र में खासकर ये है कि राजस्थान में मिट्टी के नीचे की जो चट्टानें हैं उसमें पोर्स नहीं है। ठीक, उसमें रंध्र नहीं है, और रंध्र नहीं होने के कारण उन चट्टानों से पानी नीचे नहीं जा पाता, जल वहीं चट्टानों पर रुक जाता है। और थोड़ी सी बारिश के बाद भी, जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है, वाटर लेवल कंप्लीट हो जाता है और फिर वो पानी मिट्टी सोख नहीं पाती और ओवरफ्लो करता है, बाढ़ आ जाती है। ठीक, तो दो कारण बनते हैं राजस्थान क्षेत्र में बाढ़ के।
यहाँ अचानक तीव्र वर्षा के कारण जल इकट्ठा होकर बाढ़ का रूप ले लेती है। ये तो पहले कारण का है वो। अब देखिए बाढ़ नियंत्रण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो बाढ़ नियंत्रण के 1954 में देश में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, अभी बताया हूं। इसमें 3 प्रकार के उपायों पर बल दिया गया है। बाढ़ नियंत्रण के लिए 3 प्रकार के उपाय, एक तो त्वरित उपाय, दूसरा अल्पकालिक उपाय और तीसरा दीर्घकालिक उपाय। तो ये 3 प्रकार के उपाय दिए गए हैं 1954 में स्थापित राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत। अब देखिए बाढ़ आपदा प्रबंधन। ठीक, बाढ़ आपदा प्रबंधन देखिए, बाढ़ आने से पूर्व प्रबंधन, पहले ही कर लिया जाए प्रबंधन की बाढ़ आने वाला है तो पहले ही कुछ ऐसा कर लिया जाए कि उससे बचा जा सके। बाढ़ के समय प्रबंधन, बाढ़ आ गई तो क्या किया जा सकता है। बाढ़ उतरने के पश्चात प्रबंधन, चाहे वो पुनर्वास का कार्यक्रम हो, चाहे वो बाढ़ की वजह से कोई बीमारियां फैली उसके बाद प्रबंधन। भारत सरकार द्वारा 1954 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम एवं 1976 में 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 1954 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम और 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए एक समन्वित योजना का निर्माण किया गया। बात क्लियर। इस नवीन नीति में बाढ़ न्यूनीकरण के हेतु संरचनात्मक उपाय, ठीक, संरचनात्मक उपाय लिविंग विद फ्लड की संकल्पना पर आधारित है। यानी बाढ़ के साथ जीने की ही संकल्पना पर आधारित है। ऐसा नहीं बाढ़ आए तो हम छोड़ के कहीं और भग जाए, उसी के साथ जीने की संकल्पना पर आधारित है। इसके अंतर्गत सामुदायिक जागरूकता एवं बाढ़ क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों का प्रबंधन कर क्षति को न्यूनीकरण करने के साथ उनके मूल आजीविका संवर्धन का प्रयास किया जाता है। और इसके मुख्य बिंदु जो हैं वो हम देखते हैं, जैसे फ्लड जोनिंग। फ्लड जोनिंग क्या होता है? फ्लड जोनिंग, तो ध्यान रखिएगा, बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों को उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम और कम जोखिम में इसमें बांट दिया जाता है। फ्लड जोनिंग के अंतर्गत बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र है उसमें उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम और कम जोखिम वाले क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और इसका उपयोग आपदा तैयारी रणनीतियों के लिए किया जा सकता है। ठीक, बाढ़ का जो पिछला विश्लेषण है, हर साल जो बाढ़ आई कितने क्षेत्रों में आई, तो ये जो विश्लेषण है इसके अनुसार संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है और उसका मानचित्रण किया जा सकता है और साथ ही आश्रय गृहों और राहत केंद्रों का वितरण क्षेत्रों के जोनिंग से अनुरूप होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए उच्च जोखिम वाला जो क्षेत्र है वहां आवास रिहायशी इलाका नहीं होना चाहिए, मध्यम जोखिम वाले क्षेत्रों में खेती वेती किया जा सकता है और कम जोखिम वाले क्षेत्रों में आवास बनाए जाते हैं, रिहायशी इलाके बनाए जा सकते हो, आश्रय गृह बना सकते हो, राहत केंद्र बना सकते हो। तो ये इस तरह से कुछ प्लानिंग की जा सकती है। ठीक है, फ्लड जोनिंग के अंतर्गत। अब बात आती है फ्लड प्रूफिंग। फ्लड प्रूफिंग क्या होता है ये भी बात है। तो बाढ़ से बिल्डिंग, मकान, अन्य संरचनात्मक सुविधाओं को बचाना। ठीक, जैसे बिल्डिंग हो गई, मकान हो गया, इससे जो बचाना है ये फ्लड प्रूफिंग के अंतर्गत आता है। ठीक, घर को बाढ़ के स्तर से ऊपर उठाना। मान लीजिए आपका घर नीचे है तो आप कोई टेक्नोलॉजी लगा के बाढ़ को स्तर से ऊपर उठा दीजिए, या तो नए मकान बना रहे हो तो काफी ऊपर बनाइए। इसके अलावा घर को बाढ़ के संभावित क्षेत्र से बाहर ले जाना। आज तो टेक्नोलॉजी आ ही गई है कि घर को बाहर निकाला जा सकता है। बाढ़ के पानी को अपने घर तक नहीं पहुंचने देने के लिए फ्लड वॉल बनाने का भी काम किया जाता है फ्लड प्रूफिंग के अंतर्गत। यानी कुल मिला के अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत अपने मकान, बिल्डिंग और संरचनात्मक चीजों को बचाने की बात की जाती है। इसके बाद आपदा अनुक्रिया। आप जानते हो आपदा अनुक्रिया बल बन गया है। तो आपदा अनुक्रिया बाढ़ का पूर्वानुमान लगाना और चेतावनी देना। ठीक, बाढ़ का पूर्वानुमान लगा कि बारिश हो रही है, आप जानते हो सैटेलाइट के थ्रू पता चल जाता है कि इस साल औसत से अधिक वर्षा होगी कि औसत से कम वर्षा होगी। ठीक, तो पूर्वानुमान लगा के पहले से चेतावनी दे दो ताकि लोग पहले से ही वहां से हट जाएं।
आपदा की तैयारी, क्या तैयारी है? बचाव और राहत कार्य, अगर बाढ़ आ गई है तो बचाव किया जाए, राहत कार्य किया जाए। आपदा अनुक्रिया बल इसी काम करती है। ग्राम आपदा समितियों का गठन। अब ग्राम आपदा समितियां बाढ़ के समय क्या फायदा दे सकती हैं, कैसे दे सकती हैं, वो देखिए। आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ग्राम आपदा समितियों को। और आपदा के दौरान या आपदा से पूर्व क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये उनको बताया जाता है, ताकि जब आपदा आ जाए या आपदा आने के पूर्व ही ये ग्राम समितियों के सदस्य पूरे गांव के लोगों को बता सके, समझा सके, शिक्षित कर सके। ग्राम आपदा समिति को जरूरी सुविधाएं मुहैया करा दी जाती हैं, ताकि बाढ़ आने से पहले और बाढ़ आने के बाद वो राहत बचाव कार्यों में सहयोग कर सके। ठीक। आजीविका संरक्षण एवं प्रोत्साहन। ठीक। तो ये रहा आपका बाढ़ आपदा प्रबंधन का पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं। केरल में विनाशकारी बाढ़। देखिए, भारत में हर साल किसी न किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है। तो कभी केरल में आ जाती है, किसी कारण से उत्तराखंड में आ जाती है, तो बिहार में आ जाती है, किसी न किसी कारण से हर कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र है कि बाढ़ आता ही आता है। ठीक। अब देखिए, चूंकि केरल का बाढ़ भयावह था, खतरनाक था, इसलिए ऐतिहासिक था। तो 18 अगस्त 2018 में भारतीय राज्य केरल में मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। देखिए, अत्यधिक वर्षा तो हुई, लेकिन वहां जो बने डैम है, उस डैम के पानी को छोड़ने के कारण बाढ़ की स्थिति और खतरनाक हो गई। तो बाढ़ तो प्राकृतिक कारण है ही आपदा का, लेकिन इसमें मानव जनित कारण ने इसकी इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया, बाढ़ की तीव्रता को और बढ़ा दिया। केरल में एक शताब्दी में आई सबसे विकराल बाढ़ है ये 2018 की। इसमें लगभग 400 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 6.50 लाख लोग विस्थापित हो गए। ठीक। यानी इतनी भयानक बाढ़ थी कि 6.5 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा और 400 लोग मारे गए। तो ये खतरनाक बाढ़ थी। अब देखते हैं भारत में सूखा। अब देखिए, सूखा वहीं पड़ेगी जहां बारिश कम होगी, सिंपल सी बात है। दूसरा, भारत चूंकि एक मानसूनी देश है, मानसूनी जलवायु का देश है, तो मानसून कभी देर में आता है, तो कभी मानसून टाइम पे आ जाए तो बारिश होने का अंतराल बढ़ जाता है, बारिश रुक जाती है, मानसून अवकाश हो जाता है, तो वो समस्या हो जाती है। कभी कम समय के लिए बारिश होती है, कभी एल नीनो प्रभाव की वजह से बारिश कम हो जाती है, तो ये सूखा के कारण बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। भारत में ऐसे 77 जिलों की पहचान की गई है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। उनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का खासकर दक्षिणी और पश्चिमी इलाका, राजस्थान, गुजरात के अनेक जिले प्राय सूखे से प्रभावित रहते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्यतः 25% कम वर्षा होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अच्छा देखिए, 25% कम वर्षा का मतलब क्या हुआ? तो ध्यान रखिएगा, आप सुनते होंगे न्यूज में कि इस बार औसत से कम बारिश हुई किसी भी क्षेत्र में। अगर पूरे भारत की बात करें तो भारत में औसत से कम वर्षा हुई, औसत से अधिक वर्षा हुई। या अगर राजस्थान या एमपी को ले लें तो इस पर्टिकुलर एमपी में औसत से अधिक बारिश हुई, या एमपी के इस जिले में औसत से अधिक या औसत से कम बारिश हुई। तो ये औसत से कम बारिश का मतलब क्या हुआ? ध्यान रखिए, लगभग 31 साल की वर्षा का औसत निकाला जाता है। ठीक, 31 साल जो बारिश हुई है उसका औसत निकाला जाता है, और वो औसत जो होता है उससे अधिक अगर बारिश हुई, मान लीजिए एक मध्य प्रदेश में 31 साल जो बारिश हुई है, लगातार 31 साल तक जो बारिश हुई, उसका औसत आया 80। ठीक, 80%। अब बताइए, 80 से अगर अधिक बारिश हुई तो औसत से अधिक बारिश हुई, 80 से कम बारिश हुई तो औसत से कम बारिश हुई। अब जो ये औसत है उससे 25% कम वर्षा हो गई तो सूखे की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि जिस जगह पे
बारिश होती है वहां की फसलें उसी हिसाब से उपजाई जाती हैं, और जब फसल ही नहीं होगी तो सूखे की स्थिति बनी जाएगी। अब देखिए, 25 से 50% वर्षा की कमी पर मध्यम सूखा और 50% से अधिक वर्षा की कमी पर भयंकर सूखा उत्पन्न होता है। यानी कि किसी क्षेत्र में अगर केवल 25% कम बारिश होती है तो माना जाता है वहां सूखा पड़ गया, ठीक। लेकिन 25 से 50% कम वर्षा हो गई तो मध्यम सूखा, और 50% से और अधिक कम वर्षा हो गई तो भयंकर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। अब देखिए, सूखा के प्रकार। सूखा 3 प्रकार का होता है, एक एक करके तीनों प्रकारों को हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मौसमी सूखा, ठीक। इसमें वर्षा न तो समय से होती है और न ही पर्याप्त रूप से होती है, ठीक। तो मौसमी सूखा वो सूखा होती है जिसमें वर्षा न तो समय पर शुरू हो और न ही पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो, तो उसे आप कहोगे मौसमी सूखा। जल वैज्ञानिक सूखा, ध्यान रखिएगा, यह सूखा नदियों, झीलों, जलाशयों आदि के सूखने से संबंधित होता है। यानी अगर झील सूख गया, तालाब सूख गया, जलाशय सूख गया, नदियां सूख गया, तो कहा जाता है कि ये जल वैज्ञानिक सूखा है। बात क्लियर। तीसरा है कृषि सूखा। देखिए, इसमें मृदा में नमी धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है और इससे मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। तो ध्यान रखिए, कृषि सूखा वो सूखा होता है जिसमें मृदा में नमी धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, और मृदा में अगर मिट्टी में नमी ही नहीं रहेगी तो पौधों का विकास रुक जाएगा, और पौधों का विकास रुक जाओ, पौधे ही नहीं होंगे तो मरुस्थलीकरण को तो बढ़ावा मिलना ही मिलना है। अब देखते हैं मौसमी सूखे का कारण क्या है। क्या होता है मौसमी सूखे का कारण, एक एक करके सबको देखते हैं। मानसूनी वर्षा में दीर्घावधि अंतराल, ठीक। मानसून अवकाश जिसे आप कहते हो, बारिश शुरू हो गई, उसके बाद 1 महीने के लिए बारिश रुक गई, फिर बारिश हुई, तो ये इस 1 महीने की जो स्थिति होती है जिसमें हमको पता होता है कि बारिश होगी लेकिन बारिश हुई नहीं, वो सूखा पड़ गया। दूसरा मौसमी सूखा का कारण है अरब सागर में ठंडे जल की उपस्थिति एवं शीतल शुमाली धारा का अरब सागर तक विस्तार। कुल मिला के अगर हम देखें इसको, देखिए ये हमारा भारतीय क्षेत्र, ठीक। ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर। अब अरब सागर के क्षेत्र में अगर यहाँ टेम्परेचर अधिक है, टेम्परेचर अधिक होगा तो यहाँ के वायुमंडल में नमी की मात्रा अधिक होगी। अगर यहाँ के वायुमंडल में नमी की मात्रा अधिक होगी तो मानसून के समय ध्यान दीजिएगा कि थार का मरुस्थल, चूंकि सूरज की किरणें कर्क रेखा पर उस समय सीधी पड़ती हैं, तो थार का मरुस्थल बहुत अधिक गर्म होता है, तो यहाँ लो प्रेशर जनरेट होगा और यहाँ से हवाएं, नमी युक्त हवाएं भारत की ओर आएंगी और बारिश करेंगी, ठीक। लेकिन अगर इस एरिया में किसी कारण से टेम्परेचर कम हो जाए, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़े होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, इंडियन ओशन डायपोल, एल नीनो ला नीनो का प्रभाव आपको समझ में आ रहा होगा। तो किसी भी कारण से अगर इस क्षेत्र में टेम्परेचर कम हो जाए, अगर यहाँ टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ के वातावरण में, वायुमंडल में नमी की मात्रा कम होगी। अगर यहाँ की वायुमंडल में नमी की मात्रा कम होगी तो यहाँ से नमी भारत की ओर कम जाएगी, और भारत की ओर कम जाएगी तो बारिश कम होगी, ठीक। आगे देखते हैं मानसून का देर से आगमन और शीघ्र अवसान। कभी कभी ऐसा होता है कि मानसून देर में, इस साल जो आप देख रहे हो मानसून टाइम पे ही आया है, और यूं कहीं थोड़ा पहले आया, और इस बार के मानसून की स्पीड तेज है। लेकिन अगर मानसून देर से आता है, अब केरल में 1 जून मानसून आने का टाइम है, ठीक, लेकिन 1 जून को अगर मानसून नहीं पहुंचा तो यही देर हो गई। आपके मध्य प्रदेश में जो टाइम है उस टाइम पे नहीं पहुंचा, देर से मानसून पहुंचा, तो एक तो हो गया मानसून के आगमन में देरी हो गई। तो जब मानसून देर में आएगा तो बारिश देर में होगी, और बारिश देर में होगी तो सूखा पड़ने की संभावना बढ़ गई। दूसरा, शीघ्र ही मानसून का चला जाना, किसी भी कारण से, चाहे एल नीनो प्रभाव या कोई भी प्रभाव हो, किसी भी कारण से मानसून का शीघ्र वापसी हो जाए, ठीक। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में कम वायुमंडलीय दबाव के कारण
वर्षा में कमी। ध्यान रखिए, भारत में जो बारिश होती है, भारत में जो बारिश होगी, अगर फैक्टर ऑफ मानसून आपको पता होगा तो थार का मरुस्थल, क्योंकि कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी चमक रही हैं, तो थार के मरुस्थल का गर्म होना, तिब्बत के पठार का गर्म होना और हिमालयन एल्बिडो, ये तीनों मिला के यहाँ पे लो प्रेशर का जोन क्रिएट कर देते हैं। और जब यहाँ पे लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाता है तो हिंद महासागर से यहां से हवाएं अट्रैक्ट होती हैं यहाँ की ओर। ठीक, अब समस्या ये होती है कि अगर यही किसी भी कारण से वायुमंडलीय दाब कम हो जाए, मतलब कम होने की जगह बढ़ जाए, ठीक, तो अगर यहाँ वायुमंडलीय दाब बढ़ जाएगा, लो प्रेशर की जगह कम लो प्रेशर होगा, तो यहां से हवाएं नहीं जाएंगी, और नहीं जाएंगी तो बारिश कम करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सूखा प्रबंधन का उपाय क्या है, एक एक करके हम सूखा प्रबंधन के उपाय को देखते हैं। जहां तक बाढ़ प्रबंधन के उपाय की बात है, देखिए, बांध तालाब इत्यादि में, बांध तालाब झील जलाशयों में जल का संग्रहण किया जाए, यानी वर्षा जल का संग्रहण किया जाए। तो बारिश होने से पहले ही अगर ये सूखे की स्थिति में है तो इनको गहरा कर दिया जाए, अगर इसमें कुछ पानी है तो भी इनकी गहराई बढ़ा दिया जाए ताकि जल का संग्रहण हो सके। वाटर शेड प्रबंधन, ध्यान रखिएगा, बेसिन का ही पर्यायवाची है वाटर शेड। आपको बताया हूं बेसिन, अगर ये कोई मुख्य नदी है, जितने क्षेत्र के वर्षा जल को अपने साथ ये मुख्य नदी ले जाती है, उस पूरे एरिया को ही कहा जाता है बेसिन। ठीक, और बेसिन का पर्यायवाची है वाटर शेड। अब वाटर शेड प्रबंधन क्या करता है, ठीक, तो कोई भी क्षेत्र हो जिसमें वर्षा का जल एकत्र होकर नदी नाले से प्रभावित होता है, वही क्या है, वाटर शेड है। अब इसका उद्देश्य क्या होगा, क्या फायदा होगा, तो ये मिट्टी का संरक्षण करने का उद्देश्य एक है वाटर शेड प्रबंधन का। वर्षा जल का संचय, जैसा पहला लिखे हो, वर्षा जल का संचय, और भूमिगत जल का वाटर, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, ठीक, पुनः संभरण करना, इसका उद्देश्य है वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम का। ठीक, मवेशियों के लिए प्रबंधन, अब उन क्षेत्रों में जहां सूखा पड़ रहा है, उन क्षेत्रों में जहां सूखा पड़ता है वहां मवेशी के लिए, जैसे आपके उत्तर प्रदेश में चारा बैंक की स्थापना की गई है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में ललितपुर, झांसी, इन सब क्षेत्रों के लिए चारा बैंक की स्थापना की गई है। तो उनके लिए प्रबंधन करना, उनके जल के लिए प्रबंधन करना, उचित फसलों का चयन करना, ऐसे सूखे क्षेत्रों में ऐसी फसलों का चयन करना जो कम जल का उपयोग करती हों। ठीक, मृदा संरक्षण तकनीकी को अपनाना, ठीक, ताकि मृदा की उर्वरकता बनी रहे। ठीक, निर्वनीकरण यानी जंगल को नहीं काटना, एवं वृक्षों की कटाई को कम करना, क्योंकि वन और वृक्ष वर्षा की संभावना को बढ़ाते हैं। अब ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ठीक, आपात स्थिति से निपटने के लिए लोगों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लोगों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण, साथ ही सामूहिक सहभागिता कार्यक्रम चलाना। ठीक, तो आपात स्थिति से निपटने के लिए लोगों को शिक्षित किया जाए और प्रशिक्षित किया जाए, साथ में सामूहिक सहभागिता कार्यक्रम को चलाया जाए। तो ये सूखा प्रबंधन के लिए उपाय है। सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अब ये देखिए सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। ठीक, देखिए, सूखा क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ठीक, वर्तमान में यह कार्यक्रम 16 राज्यों के 195 जिलों के 972 प्रखंडों में चलाया जा रहा है। तो सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्तमान समय में 16 राज्य में चलाया जा रहा है। इन 16 राज्यों के 195 जिलों में और 195 जिलों के 972 प्रखंडों में चलाया जा रहा है। सूखा प्रबंधन नियमावली 2016 के अनुसार सहायता के लिए 4 प्रमुख मानक तय किए गए हैं। ठीक,
तो सूखा में सहायता के लिए 4 प्रमुख मानक तय किए गए हैं सूखा प्रबंधन नियमावली 2016 के अनुसार, और उन 4 मानकों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले, सूखा प्रभावित लोगों को तत्काल रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा का उपयोग करना चाहिए। ठीक, सबसे बड़ी समस्या आजीविका की होती है, कहीं भी कोई भी आपदा आ जाए, क्योंकि आजीविका नहीं रहेगी तो आपको भोजन नहीं मिलेगा। तो आजीविका की समस्या रहती है, तो मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए। सरकार द्वारा चेक डैम का निर्माण किया जाए। जल पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल एवं अन्य सिंचाई सुविधाएं प्रदान करके भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करने से संबंधित कार्यों को प्रोत्साहित करना, यानी कि चेक डैम का निर्माण किया जाए, जल पाइपलाइन द्वारा पेयजल की व्यवस्था कर दी जाए और सिंचाई की सुविधा कर दी जाए। साथ में अगर ये होगा तो भूमि जल स्तर में वृद्धि होगी, क्योंकि उस जगह की जमीन से पानी नहीं निकाला जाएगा, पानी जल कहीं और से आ रहा होगा। ठीक, तो जल स्तर में वृद्धि होगी। आगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए भोजन और चारा प्रदान करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए। ठीक, सरकार को किसानों का ऋण माफ करने या उसमें राहत देने तथा फसल क्षतिपूर्ति के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। ये 4 बिंदु थे। ठीक, और एक एक बिंदु देख लिए। सबसे पहले तो जल की सुविधा उपलब्ध कराई, चाहे पीने की, चाहे सिंचाई की, चाहे अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की। उसके बाद भोजन चारा की बात की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से। उसके बाद ऋण माफ करने की बात की गई, और सबसे बड़ी बात, जब नौकरी नहीं है तो मनरेगा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की बात की गई। तो ये 4 बिंदु थे। अब मरुस्थलीकरण की रोकथाम की बात की जाए। भाई, सूखा से ही संबंधित है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए राजस्थान में राष्ट्रीय जल संभरण विकास कार्यक्रम पर बल दिया जा रहा है। ठीक, यह कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1986 में प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय जल संभरण विकास कार्यक्रम 1986 में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 104 जल संभरों में इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया, चालू किया गया। कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। जल संभरण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान किया गया है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अभी अभी आप देखो यस और अन्य चक्रवात भारत में आए हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही क्षेत्रों में। तो चक्रवात क्या होता है? चक्रवात बेसिकली निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। चक्रवात बेसिकली लो प्रेशर का जोन होता है। ठीक, और इस लो प्रेशर की जोन की ओर बाहर से हवाएं अट्रैक्ट होती हैं, और बाहर से जब अट्रैक्ट होती हैं तो कोरियोलिस फोर्स लगता है। कोरियोलिस फोर्स लगने के कारण ये हवाएं गोल गोल घूमने लगती हैं, और ये हवाएं गोल गोल जब घूमती है तो यही चक्रवात का रूप लेती है सागरीय क्षेत्रों में। बात क्लियर? सागरीय क्षेत्रों में। ठीक, सामान्य रूप से 5 अंश अक्षांश से लेके 30 अंश अक्षांश के बीच में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। अब 5 अंश अक्षांश से 5 अंश अक्षांश के बीच क्यों नहीं आते हैं? 5 अंश अक्षांश से 5 अंश अक्षांश के बीच क्यों नहीं आते हैं? मतलब 5 अंश उत्तरी अक्षांश से 5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच क्यों नहीं आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस फोर्स का मान 0 होता है, और कोरियोलिस फोर्स ही किसी चीज को घुमाती है, चाहे कोई भी चलने वाली वस्तु हो, चाहे आप ही हो। ठीक, वो घुमाती है। तो यहाँ कोरियोलिस फोर्स का जब मान 0 होगा तो यहाँ चक्रवात भूमध्य रेखा पर तो नहीं उत्पन्न होगा। और 0 से 5 और 0 से 5 के बीच में कोरियोलिस बल का मान न्यूनतम होता है। अगर 1 2 3 4 5 की ओर जाए, इधर 1 2 3 4 5 की ओर जाए, तो कोरियोलिस फोर्स का मान न्यूनतम होता है, इसलिए यहाँ चक्रवात नहीं आते। तो कुल मिला के 5 अंश उत्तरी अक्षांश से 30 अंश उत्तरी अक्षांश और 5 अंश दक्षिणी अक्षांश से 30 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच में ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अगर हम भारत की स्थिति अगर आप देखो
अगर भारत की स्थिति देखो आप, भारत की स्थिति देखिए, तो गुजरात से लेके पूरा बंगाल की वेस्ट बंगाल तक, गुजरात से लेके पूरा वेस्ट बंगाल तक, यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, सॉरी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये पूरा जो तटीय इलाका भारत का है, मुख्य भूमि का जो तटीय इलाका है, चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में आ जाता है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर लक्षद्वीप द्वीप समूह, ये भी चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में आ जाता है। तो भारत की का जो दक्षिणी भाग है वो चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में आता है। ठीक, अब देखिए यहां लिखा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दाब वाले क्षेत्र होते हैं, ये पहले बता चुका हूं। ये आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर, यानी ये सही बात है, ये ट्रोपोपॉज तक, सी लेवल से लेके ट्रोपोपॉज तक इसकी ऊंचाई हो सकती है, लगभग ट्रोपोपॉज तक। अब देखिए 12 से 14 किलोमीटर। ठीक, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होता है, सही है। चक्रवात का केंद्र गर्म वायु तथा निम्न वायु दाब और मेघ रहित क्रोड होता है। बेसिकली ये चक्रवात की आंख की बात की जा रही है। देखिए ये जो लो प्रेशर का जोन होता है, अगल बगल से जो हवाएं आती हैं, अगल बगल से जो हवाएं आती हैं, कोरियोलिस फोर्स के कारण ये घूम जाती हैं, कोरियोलिस फोर्स के कारण घूम जाती हैं और इस क्षेत्र में वो हवाएं पहुंच ही नहीं पाती, यहाँ हवाएं नहीं पहुंच पाती, यहीं गोल होके घूम के ऐसे आके ऐसे ऊपर उड़ जाती हैं। जब यहाँ से हवाएं आई ऐसे ऊपर उठ गई, तो इस क्षेत्र में हवा पहुंचती नहीं है, तो इस क्षेत्र में बादल भी नहीं बनता है, क्योंकि ये लो प्रेशर का जोन होने के बावजूद पहले ही हवाएं उठ के ऊपर चली जाती हैं, तो यहाँ बादल भी नहीं बनता है, बारिश भी नहीं होती है और इसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण। देखिए भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण। भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीप क्या होता है? 3 ओर से जल से घिरा भाग, अभी आपको बताया हूं। ये देखिए बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, ये भारत का दक्षिण का भाग। तो आप देखिए 3 ओर से जल से घिरा वो जमीनी भाग प्रायद्वीप कहलाता है। तो भारत की जो आकृति है वो प्रायद्वीपीय आकृति है। ठीक, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर हैं, अतः आने वाले चक्रवात इन्हीं 2 जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। मानसून के दौरान चक्रवात 10 से 15 उत्तरी अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। ठीक, बेसिकली होता क्या है, चक्रवात आने के लिए कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का होना जरूरी है। सी लेवल का टेम्परेचर जो होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होना चाहिए। तो मानसून के दौरान यहाँ पे वो स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वहां चक्रवात आता है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज्यादातर अक्टूबर और नवंबर में आते हैं। ठीक, ये चक्रवात 16 से 21 उत्तरी और 92 पूर्वी देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं, अक्टूबर से नवंबर वाले। ठीक, परंतु जुलाई में ये सुंदरबन डेल्टा के करीब उत्पन्न होते हैं, और सुंदरबन डेल्टा जानते हो कहां पे है? पश्चिमी बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं। चक्रवाती आपदा का न्यूनीकरण एवं प्रबंधन। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवाती आपदा को न्यूनीकरण एवं प्रबंधन की तैयारी के लिए, तैयारी का प्रमुख कारण जो है यहाँ दिखाया गया है कि क्या क्या किया जाता है, क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आपदा आने वाली है, उससे पहले ही तैयारी कर लो, निवारण के उपाय कर लो, निरोध के उपाय कर लो, राहत कार्य की तैयारी कर लो, रिकवरी कीजिए, और फिर जो समस्या उत्पन्न हुई है जनजीवन पर, उनके पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए। भूस्खलन ध्यान रखिएगा। अगर सिंपल सी बात कहें हम, तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ऊंचे चट्टानी भागों का, मलबा का नीचे की ओर स्लाइड कर जाना, नीचे की ओर आ जाना ही कहा जाता है भूस्खलन।
ऊपर से नीचे आ जाना गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में। ठीक, अब ऐसा नहीं आप कोई छत से कूद जाए तो उसे भी भूस्खलन कहेंगे। ठीक, किसी चट्टान, किसी मलबा, किसी मिट्टी के बड़े क्षेत्र का नीचे स्लाइड कर जाना भूस्खलन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, भूस्खलन प्रकृतिजन्य एवं मानवीय प्रेरित प्रकोप है। प्रकृतिजन्य तो है ही है, लेकिन मानव इसकी इंटेंसिटी को, इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। जब यह प्रकोप आवासीय क्षेत्रों में होता है तो यही आपदा हो जाता है। पहले ही बताया गया है कि चरम स्थिति क्या है, ठीक, प्रकोप क्या है। अब जब प्रकोप ही आवासीय क्षेत्रों में होगा तो उसे आपदा कहते हो आप। भारी वर्षा, बाढ़, भूकंप के कारण पर्वतीय ढाल अथवा नदियों के किनारे पर जो चट्टान है अथवा नदियों के किनारे पर जो मलबा है वो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नीचे आ जाते हैं और उसे आप क्या कहते हो, भूस्खलन कहते हो। ठीक, अब देखते हैं भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र। भूस्खलन की दृष्टि से सबसे अधिक सुभेद्य यानी सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। यानी भूस्खलन की दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र जो भारत का है वो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है। मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दार्जिलिंग हिमालय, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश भूस्खलन का सर्वाधिक, इन क्षेत्रों में भूस्खलन की सर्वाधिक घटनाएं होती हैं। इन क्षेत्रों में वन विनाश, अब देखिए वन विनाश क्या होता है, बेसिकली जब पर्वतीय क्षेत्रों को के जंगल को आप काट देते हो तो जो पेड़ों की जड़ें हैं वो मिट्टी पर अपनी पकड़ मजबूत बना देती हैं और जिसकी वजह से मिट्टी नीचे स्लाइड नहीं होती, नीचे नहीं सरकती है। जब आप पेड़ काट दोगे तो पेड़ की जड़ समाप्त और मिट्टी ढीली हो जाएगी और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में स्लाइड कर जाएगी, नीचे सरक जाएगी। ठीक, सड़क निर्माण, आप चट्टानों को काट के सड़क निर्माण करते हो, मिट्टी वैसे ही ढीली हो जाती है, चट्टान कमजोर हो जाते हैं और भूस्खलन होता है। नगरीकरण, सेम कंडीशन सड़क निर्माण वाली ही। कृषि के विस्तार के लिए आप पर्वतीय क्षेत्रों को काटते हो, चट्टानें ढीली होती हैं। भवनों के निर्माण, बांध एवं जलाशयों का निर्माण आदि कार्यों के फलस्वरूप पहाड़ी ढाल असंतुलित एवं अव्यवस्थित हो जाते हैं जिसकी वजह से भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। अब भूस्खलन के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से कारक हैं जो भूस्खलन के लिए जिम्मेदार हैं, देखते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक कारक देखते हैं। भारी वर्षा, जैसे देखिए उत्तराखंड हो या कोई भी पर्वतीय क्षेत्र हो, पश्चिमी घाट का क्षेत्र हो, भारी वर्षा होगी तो मिट्टी ढीली हो जाएगी और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में वो स्लाइड करके नीचे आ जाएगी। दूसरा, पर्वतों का तीव्र ढाल, पर्वत का ढाल अगर बहुत तीव्र है तो ऊपर के चट्टान स्लाइड करके नीचे आने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। चट्टानों की कच्ची परतें होंगी तो भी चट्टान कमजोर रहेंगे और स्लाइड कर जाएंगे। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ये तो मेन कॉज ही है। पहाड़ी नदियों द्वारा अपर्दन, जब पहाड़ी नदियां पर्वतों से बहती हैं तो अपने किनारों का अपर्दन करती हैं और अपर्दन करने की वजह से चट्टानें कमजोर होती है, कमजोर होने की वजह से वो टूटती हैं और स्लाइड करके नीचे आ जाती हैं। भूकंप, और जब भूकंप आता है तो भूकंप से निकलने वाली सिस्मिक वेव चट्टानों को कमजोर करती हैं और वो नीचे आती हैं। अगर हम मानवीय कारक की बात करें, मानव ने भूस्खलन की बारंबारता को कैसे बढ़ाया, तीव्रता को कैसे बढ़ाया, देखिए वन का विनाश किया है, सड़क निर्माण किया है, नगरीकरण कर रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में, कृषि का पर्वतीय क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है, भवनों का निर्माण कर रहा है, खनन गतिविधियों को बढ़ा रहा है, बांध, जलाशय आदि का निर्माण कर रहा है। यही नहीं, इसके अलावा उद्योगों का विकास किया जा रहा है वहां पे, और उद्योगों के विकास के अलावा पर्यटन के विकास के लिए जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, अंधाधुंध सड़क निर्माण, ये सब कारण भी हैं जो भूस्खलन को बढ़ा रहे हैं। अब भूस्खलन के निवारण क्या क्या किया जाए कि भूस्खलन से बचा जाए, तो देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में ढाल वाली भूमि को सुदृढ़ करना। अब ये सुदृढ़ कैसे करोगे, तो जो ढाल वाली भूमि है, जो ढाल है, मान लीजिए ऐसे ढाल है
तो इस ढाल को सीमेंटेड कर देना, इसमें सीमेंट लगा देना, ठीक, और सीमेंट लगा के पूरे ढाल को पक्का कर देना। तो सीमेंट की पकड़ जब मजबूत होगी तो मलबा को आगे बढ़ने नहीं देगी, कुल मिला के एक दीवार सा बना देना, ठीक। दूसरा, मृदा अपरदन को रोकने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए पौधे, घास, वृक्ष और झाड़ियां लगाना। सिंपल सी बात है। अपरदन क्या होता है? हवा और पानी के प्रभाव में मिट्टी का यहां से वहां चले जाना, ट्रांसपोर्ट हो जाना। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या करोगे? आप पेड़ पौधे लगाओगे, घास लगाओगे, ताकि इनकी जड़ें मिट्टी पर अपनी पकड़ मजबूत बना रहें और अपरदन होने से बचाएं। तीव्र एवं मंद ढालों पर उगी हुई प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण करना, यानी निर्वनीकरण को रोकना। पहाड़ी क्षेत्रों में जल निकास का उचित प्रबंध करना। ढेर सारी बरसाती नदियां हैं, तो इन बरसाती नदियों का उचित प्रबंधन करना, ताकि रिसाव आदि के द्वारा भूस्खलन की आशंका से बचा जा सके, ठीक। भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं जैसे सड़क, पुल, रेलवे लाइन, बांध इत्यादि के निर्माण के क्रम में सतर्कता बरतना। तो जो भी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है उनका मानचित्रण करके ये पता लगा लेना कि कौन सा क्षेत्र भूस्खलन प्रभावित है, और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में सड़क मत बनाइए, पुल मत बनाइए, रेलवे लाइन, बांध, इस चीजों को मत बनाइए। और अगर बनाना है तो वैज्ञानिक तरीके से बनाइए, ठीक। इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं वनीकरण को बढ़ावा देना और बड़े बांधों की अपेक्षा छोटे बांधों का निर्माण किया जाए, ठीक। तो बड़े बांध जब बनाए जाते हैं, जैसे टिहरी बांध है उत्तराखंड में, और जब उत्तराखंड का टिहरी बांध है, वहाँ पुराना टिहरी शहर डूब गया है, बहुत बड़ा बांध बनाया गया, ढेर सारे पेड़ों को काटे गए, पूरे शहर को डुबा दिया गया है, ठीक। तो इनकी जगह पर छोटे छोटे बांध बनाए जाए, जिससे पर्यावरण को भी कम हानि हो और भूस्खलन से भी बचा जा सके। अब बात आती है बादल का फटना, क्लाउड बर्स्ट। बादल का फटना क्या होता है? देखिए, मान लीजिए ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक। इधर से नम युक्त गर्म हवा ऊपर उठी, और ऊपर उठ के इस हवाओं का संघनन हुआ और ये बादल बन गई, और बादल बनी और मूसलाधार, कम समय में मूसलाधार बारिश हुई। तो कम समय में अत्यधिक बारिश को ही कहा जाता है बादल का फटना। यूं समझिए कि एक छोटे क्षेत्र में कम समय में ड्रम का ड्रम पानी गिराया जा रहा है, उसे ही कहा जाता है बादल का फटना, क्लाउड बर्स्ट, ठीक। यह वर्षा का चरम रूप है, जिसकी अवधि बहुत कम होती है, परंतु विशेष क्षेत्र में भारी तबाही होती है। जैसे आप उत्तराखंड में देख चुके हो, केदारनाथ मूवी बन चुकी है। उत्तराखंड में 2013 में केदारनाथ त्रासदी के पश्चात फरवरी 2021 में चमोली के तपोवन में बादल फटा, जिससे लगभग 150 लोगों की मृत्यु हुई। इसके अलावा 16 जून 2013 की हिमालयी सुनामी, उत्तराखंड अगस्त 2010 में लेह, और 2005 में मुंबई के क्षेत्र में बादल फटा और भारी आपदा आई, ठीक। तो ये वो कुछ सन दिए गए हैं, जैसे उत्तराखंड में 2013 में, फरवरी 2021 में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद उत्तराखंड में ही 2010 में, 2013 में, फिर उसके बाद लेह में, उसके बाद मुंबई वाले क्षेत्र में। तो ये बादल का फटना, और इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ रोक नहीं लगा सकते, ये आपकी आशा से अलग ही है। चलिए आगे देखते हैं। भूकंप। भूकंप होता क्या है? किसी भी कारण से पृथ्वी की सतह पर कंपन होना भूकंप कहलाता है। किसी भी कारण से, वो मानव जनित भी कारण हो सकते हैं, वो प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। जैसे अगर ज्वालामुखी फूटा और पृथ्वी की सतह में कंपन हुई तो भूकंप है, लेकिन अगर परमाणु विस्फोट हुआ और पृथ्वी की सतह में कंपन हुई तो भी भूकंप है, ठीक। तो अर्थ के सरफेस में होने वाले वाइब्रेशन यानी कंपन को ही कहा जाता है अर्थक्वेक यानी भूकंप, ठीक। अब ये कई कारणों से होते हैं, जैसा अभी मैंने बताया कि प्राकृतिक जन्य भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है। देखिए,
प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी के क्रस्ट में अचानक आघात के रूप में भूकंप को परिभाषित किया जाता है। देखिए, ये तो प्लेट टेक्टोनिक की बात पे आ गई। मान लीजिए एक प्लेट ये है, आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप समझ रहे होगे, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये दूसरी आ गई, दोनों एक दूसरे के सामने आ रही हैं। आपको पता है जब दोनों एक दूसरे के सामने आएंगी तो टकराएंगी, जो प्लेट भारी होगी वो नीचे जाएगी और दूसरी प्लेट उस पर टक्कर मारेगी। और जब इस प्लेट में टूटेगी, ये प्लेट जब टूटेगी तो टूटने की वजह से जो चटकन होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी, उसकी वजह से अर्थ के सरफेस में कंपन होगा और उसे ही आप भूकंप कहते हो। और इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, मानव ने इसकी भूकंप की इंटेंसिटी बढ़ा दिया है। माना जाता है 2004 में गुजरात में जो भूकंप आया था वो बहुत बड़े डैम की वजह से आया था, तो मानो इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दिया है। ठीक, वैसे तो कारण आपका ज्वालामुखी हो सकता है, ज्वालामुखी का फूटना, प्लेट टेक्टोनिक कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, भूकंपों का मापन, जिस संवेदनशील यंत्र द्वारा भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप मापन के लिए 3 प्रकार के पैमाने का प्रयोग करते हैं। एक राशि फॉरल पैमाना, राशि फॉरल स्केल, मॉर्केली पैमाना, मॉर्केली स्केल, और रिक्टर पैमाना। समान रूप से अल्प विकसित और विकासशील देशों में रिक्टर स्केल का ही यूज किया जाता है, जिसपे 0 से 10 तक का भूकंप मापन किया जा सकता है। सुनामी, अब देखिए, भूकंप के कारण समुद्र में उठने वाली समुद्री लहरों को, ध्यान रखिएगा, भूकंप के कारण जो भूकंप समुद्र में आते हैं तो भूकंप के कारण उठने वाली समुद्री लहरों को ही कहा जाता है सुनामी। अब यही सुनामी जब तटीय क्षेत्रों में आती हैं और रिहायशी इलाकों में पहुंच जाती हैं तो ये सुनामी क्या बन जाती है? आपदा बन जाती है। ठीक, अब सुनामी का प्रभाव और सुनामी के प्रबंधन को देखते हैं। सबसे पहले सुनामी के प्रभाव को देखते हैं। सुनामी एक विनाशकारी आपदा है, सबको पता है, तमिलनाडु में आई थी। इसके चलते तटीय क्षेत्रों की जनता सर्वाधिक प्रभावित होती है, क्योंकि ये आएगा, समुद्री जल कहाँ पहुंचेगा? तटीय क्षेत्रों में ही पहुंचेगा, और तटीय क्षेत्र में पहुंचेगा तो तटीय क्षेत्र की जनता ही प्रभावित होगी। सुनामी के चलते उत्पन्न होने वाली तीव्र समुद्री लहरों से तटीय क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आ जाती है। ठीक, 2004 में आई सुनामी ने भारत सहित विविध क्षेत्रों में के लगभग 2 लाख से अधिक लोगों की जान ले ली। आपको पता होगा 2004 में तमिलनाडु के तट पर सुनामी आया था तो 2 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई थी। ठीक, अब सुनामी से प्रबंधन की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, सुनामी आपदा से प्रबंधन। अब कोई प्रकोप, आपको बता ही दिया गया है, कोई प्रकोप अगर रिहायशी क्षेत्रों में आएगा तो उसे ही आप आपदा कहते हो। अगर यही सुनामी समुद्री क्षेत्रों में ही रह जाए, ठीक, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि बड़ी जहाज़ों के नीचे से सुनामी निकल जाती है, हल्का सा जल ऊपर उठता है और वहीं आगे बढ़ता है, और वही तरंगे जब तट पे आती तो बहुत ऊंचाई ले लेती हैं। तो उस जहाज के लिए तो सुनामी कुछ है ही नहीं, लेकिन तटीय क्षेत्रों के लिए वही तरंगे विनाशकारी हो गई, आपदा बन गई। देखिए, किसी भी प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन की 2 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, आपदा पूर्व की अवस्था और आपदों उपरांत की अवस्था। ठीक, अब सुनामी आपदा पूर्व अवस्था देखते हैं प्रबंधन के लिए। देखिए, सुनामी आपदा प्रबंधन के इस चरण में, यानी पूर्व के चरण में, निम्नलिखित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। क्या? सुनामी वाले क्षेत्रों का निर्धारण एवं मानचित्रण। जिस क्षेत्र में, यानी गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन सब क्षेत्रों का निर्धारण और मानचित्रण। कोस्टल रेगुलेशन जोन, कोस्टल रेगुलेशन जोन का निर्धारण और सीमाकरण। कोस्टल रेगुलेशन जोन है उसका निर्धारण किया जाए और उसका सीमाकरण किया जाए। और इस क्षेत्र में मिलिट्री बेस को छोड़कर, इस क्षेत्र में मिलिट्री बेस जैसे कुछ प्रमुख संस्थानों को छोड़कर मानवीय अधिवास एवं घनी संरचनाओं को हटाना। ठीक, यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन में, कोस्टल रेगुलेशन जोन में मिलिट्री बेस या कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंगों को छोड़कर, बिल्डिंग कहने का मतलब ये हुआ कि प्रमुख संस्थानों
के आवासों या ऑफिसों को छोड़कर बाकी सभी मानव अधिवास को वहां से हटा देना। सुनामी लहरों से सुरक्षा देने वाले प्राकृतिक अवरोधों की रक्षा, जैसे मैनग्रोव्स हैं। तो मैनग्रोव आप जानते हो सदाबहार वन होते हैं, बंगाल की खाड़ी या डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो इनको सुरक्षा देना, उनका संरक्षण। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे पुलिन यानी बीच, पुलिन तटीय, बालुका स्तूप। अब ये बालुका स्तूप ये मरुस्थल वाला मत समझ लीजिएगा। मैनग्रोव, प्रवाल आदि सुनामी लहरों का प्रतिरोध करने वाले प्राकृतिक कवच हैं। अतः सागरी भूकंपों तथा इनसे उत्पन्न सुनामी लहरों की ट्रैकिंग सुनामी मीटर की स्थापना करना। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया सुनामी लहरों से सुरक्षा करने वाले प्राकृतिक अवरोधों का संरक्षण, उनका बचाव और उनका विकास, जैसे मैनग्रोव का विकास। उसके बाद सुनामी लहरों का प्रतिरोध करने वाले प्राकृतिक कवच है। अच्छा, ये तो हो गया। अंततः सागरी भूकंपों तथा उनसे उत्पन्न सुनामी लहरों की ट्रैकिंग, ठीक, सुनामी मीटर की स्थापना, ये सुनामी आने के पूर्व की चीजें हैं। सुनामी चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था तथा खतरनाक तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समय रहते निर्वातन तथा सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए सदा तैयार रहने वाली व्यवस्था को तैयार करना। यानी कुल मिला के सुनामी चेतावनी प्रणाली हर जगह लगा दिया जाए और समय रहते ही चेतावनी दे दी जाए, और जो लोग वहां पे हैं समय रहते ही वहां उनको हटा के कहीं और स्थापित कर दिया जाए। ठीक। सुनामी आपदा उपरांत व्यवस्था, यानी सुनामी आपदा के बाद की जो व्यवस्था है वो क्या है? सुनामी आपदा प्रबंधन के आपदा उपरांत व्यवस्था के अंतर्गत प्रबंधन का कार्य 3 चरणों में किया जाता है। इस अवस्था के अंतर्गत प्रबंधन कार्य सुनामी आपदा के आ जाने के बाद ही प्रारंभ किया जाएगा। भाई सुनामी आपदा उपरांत की बात है, तो आपदा के उपरांत यानी सुनामी आपदा आ गई है उसी के बाद तो किया जाएगा, उसके पहले थोड़ी किया जाएगा। तो बचाव और राहत कार्य, सुनामी आ गई है, जो लोग नहीं हट पाए हैं उनका बचाव और राहत कार्य, फिर रिकवरी और फिर उनका पुनर्वास। उनको रिकवर किया गया, उसके बाद फिर उनका पुनर्वास किया गया। भारत में सुनामी से निपटने हेतु किए गए प्रयास। देखिए, विश्व एवं भारत में सुनामी जैसी आपदा से निपटने हेतु निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है डार्ट, डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। इसी को शॉर्ट फॉर्म में डार्ट कहा गया है। सुनामी चेतावनी हेतु एक खास तकनीक है। डार्ट क्या है? सुनामी चेतावनी हेतु एक खास तकनीक है और इसके 2 प्रमुख हिस्से हैं। एक हिस्सा है सुनामी मीटर और दूसरा है सिग्नल एंड कंप्यूटिंग उपकरण। अब जो सुनामी मीटर है, सुनामी मीटर से समुद्र तल में आई भूकंप की तीव्रता की जानकारी मिलती है। सुनामी मीटर से समुद्र तल में आई भूकंप की तीव्रता की जानकारी मिलती है, जबकि सिग्नलिंग एंड कंप्यूटिंग उपकरण के माध्यम से, सिग्नलिंग एवं कंप्यूटिंग उपकरण के माध्यम से सुनामी के सभी संभावित क्षेत्रों में खतरे की चेतावनी दी जाती है। यानी सुनामी मीटर करता क्या है? ये बताता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी है, समुद्री क्षेत्रों में जो भूकंप आई है उसकी तीव्रता कितनी है, तो सुनामी कितनी खतरनाक होगी। उसके बाद जो सिग्नलिंग और कंप्यूनिकेटिंग, ये हिंदी में लिखा है इसलिए पढ़ने में दिक्कत, ये वर्ड इंग्लिश में होता तो आसानी से हो जाता। तो सिग्नलिंग और कंप्यूनिकेटिंग उपकरण के माध्यम से सुनामी के संभावित क्षेत्रों में खतरे की चेतावनी पहुंचा दी जाती ताकि लोग वहां से हट जाएं। वर्तमान समय में सुनामी चेतावनी तंत्र की घटना के 8 घंटे पहले इसकी सूचना देते हैं। 8 घंटे पहले
बता दिया जाता है भाई सुनामी आने वाली है। कॉस्मिक रे डिटेक्टर, सॉरी कॉस्मिक रे डिटेक्टर, कॉस्मिक रे डिटेक्टर से आपदा के संबंध में 20 से 24 घंटे पहले ही जानकारी और चेतावनी दी जा सकती है। भारत द्वारा हिंद महासागर में आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में 4 तथा अरब सागर में 2 तल दाब अभिलेखक लगाए गए हैं। इनसे इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिल्ली, अब ध्यान से सुनिएगा, इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिल्ली को सुनामी की उत्पत्ति के पश्चात उपग्रह के माध्यम से तत्काल आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं, और जब तत्काल आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं तो चेतावनी जारी कर दी जाती है। मैनग्रोव की दीवार जैसी संरचनाओं द्वारा भी सुनामी को रोकने के उपाय किए गए हैं। अब देखिए भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली, इसके पहले ही भारत में बताया गया कि बंगाल की खाड़ी में 4 और अरब सागर में 2 लगाए गए। अब देखिए अक्टूबर 2007 से ही भारत ने हिंद महासागर में विश्व की सबसे आधुनिक सक्षम सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ कर दी है। तो विश्व में सर्वाधिक आधुनिक और सक्षम सुनामी चेतावनी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में हिंद महासागर में भारत ने प्रारंभ कर दिया गया है। यह हिम प्रणाली पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ध्यान रखिएगा डिपार्टमेंट का तो नाम बदल दिया गया है ढेर सारे, तो आप नाम याद रखिएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के संभाग भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में स्थापित की गई है। ठीक, तो सुनामी से तो अब भारत में बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली। अगर सुनामी आएगी तो भारत इतना सक्षम है कि समय रहते सूचना और चेतावनी लोगों को दे देगा और समय से पहले लोगों को वहां से निकाला जा सकेगा। राहत और बचाव कार्य में आसानी होगी, समस्याएं कम आएगी। अब देखिए स्टायरीन गैस, ये हाल फिलहाल की घटना है स्टायरीन गैस की। देखिए विशाखापत्तनम गैस रिसाव, ये जो घटना है विशाखापत्तनम हुई, जिसे विजाग गैस रिसाव भी कहा जाता है, विजाग गैस रिसाव। मई 2020 में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के वेंकटपुरम गांव में एलजी पॉलीमर उद्योग में विषाक्त गैस के रिसाव की दुर्घटना हुई, और वो विषाक्त गैस कौन सी थी? स्टायरीन गैस। स्टायरीन गैस को रासायनिक रूप से एथिल बेंजीन कहा जाता है। स्टायरीन गैस को रासायनिक रूप से एथिल बेंजीन कहा जाता है। ठीक, यह एक सिंथेटिक रसायन है जिसमें रंगहीन तरल बनावट होती है, और ये विषाक्त गैस है। आप कई लोग देखे, कई लोग मारे भी गए, खतरनाक गैस थी। फिलहाल इस गैस से तो उस समय पार पा लिया गया, ये बहुत बड़ी घटना के रूप में तब्दील नहीं हो पाई। तो चलिए आपदा के इस फर्स्ट सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक, और इसके बाद आपदा के सेकंड सेशन में आपके साथ में मिलूंगा, आपदा के न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के प्रमुख पहलू, इस पे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम क्वेश्चन जो बताया गया, क्वेश्चन जो है इसके रिलेटेड है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।